और अपने मैनेजमेंट गुरु सीके प्रहलाद, उन्होंने विदेश में वो डॉक्यूमेंट्री देखी और एक फोर्स मैगजीन में आर्टिकल आया था डब्बे वाले के बारे में 2000 में कि डब्बे वाले का नेटवर्क सिक्स सिग्मा से भी बढ़िया हो रहा है। और विदेश में वो डॉक्यूमेंट्री सीके प्रहलाद सर ने देखी, वो इंडिया में आए, इंडिया में अपने प्रेसिडेंट के आर नारायणन सर, उनसे आके बोले डब्बे वाले का नेटवर्क सिक्स सिग्मा से भी बढ़िया चल रहा है। मगर डब्बे वाले बेचारे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, उनका रिसर्च होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, उनका पास कोई डेटाबेस नहीं रखते। और उस टाइम उन्होंने सर्वे करके ये सब सिक्मा परफॉर्मेंस हमें दे चुका है। सिक्स सिग्मा बहुत बड़ी स्टोरी है, मगर टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको एक्सप्रेस दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से चल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी बैकअप नहीं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मगर पढ़े लिखे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी है। जो थम्सअप पर्सन है वो क्या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे? टेक्नोलॉजी राजीव गांधी ने 1984-85 में इंडिया में लाई। टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से नजीक आ चुका है, मगर इंसान एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं। और हमें भगवान पे इतना भरोसा करना चाहते, बस भगवान ने इंसान को जन्म दिया है और कॉन्फिडेंस के लिए चाहे सिर्फ तन और मन की शक्ति, तन मन लगन से काम करो, आप जरूर लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। जो भगवान ने इंसान को दूसरे प्राणियों से अलग मात्रा से बना के रखा है, इंसान को हार्ड वर्क करने के लिए बॉडी दिए, जो बॉडी दिए उसे हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और जो माइंड दिया है उसे सोच समझकर काम करना चाहिए। तन मन लगन से काम करोगे तो आप जरूर लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ लोग हो। और इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए तन और मन की शक्ति। और ये कंप्यूटर की वो जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, सुपर माइंड कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से वजह से कंप्यूटर का संशोधन हुआ और विज्ञान अपने इंसान को यूजफुल हो गया। मगर हम डब्बे वाले पढ़े लिखे नहीं है, तन मन लगन से काम करते, जो माइंड है उसको कंप्यूटर मानते। और वो कंप्यूटर को धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कहीं बाधा नहीं आनी चाहिए। वेज पर्सन का डब्बा वेज पर्सन को जाना चाहिए, नॉन वेज पर्सन का डब्बा नॉन वेज को जाना चाहिए। इसलिए सब डब्बे वाले हमारे एक कंप्यूटर को एक कवर पहनते हैं और कवर के टोपी कहते, ये हमारा कंप्यूटर कवर है। ये डब्बे वाले सब कंप्यूटर कवर पहन के बम्बई में काम कर रहे हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम, शेख भाई का डब्बा शेख भाई को जाता है, जैन भाई का डब्बा जैन भाई को जाता है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। इसलिए आज हमारे आपने को देखा कि हमारे फाउंडर मेंबर टर्बन पहनते थे। हमारे वारकरी संप्रदाय का पहरावे, जब्बा कुर्ता टोपी पहनना चाहिए। हमारे डब्बे वाले भले जीन पैंट पहनो, टी शर्ट पहनो, ऊपर टोपी पहन के काम करना चाहिए। और हमारे रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, ट्रस्ट डीड के मुताबिक जो भी ड्रेस पहनो मगर टोपी पहन के डब्बे का ऑन ड्यूटी काम करना चाहिए। जो डब्बा वाला टोपी नहीं पहनेंगे काम ऑन ड्यूटी, उसको हम लोग 50 रुपीज़ का फाइन करते हैं। और आजकल हमारी टोपी की पहचान, बम्बई में डब्बे वाले के साथ दूसरे लोग कोई टोपी नहीं पहनते, और टोपी पहन के हमें पूरे बम्बई में डब्बे कलेक्शन करते। कोई भी डब्बे वाला टोपी की वजह से पहचान में सबको नजरिया आते। आजकल हमारी टोपी तो दिल्ली तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को, अन्ना हजारे को लेके दिल्ली तक हमारी टोपी लेके गए हैं। मगर हमारी टोपी 1890 से थर्ड जनरेशन से हम लोग टोपी पहनते हैं। और टोपी एक डब्बे वाले की पहचान बन चुकी है। समझो हमारे कस्टमर कल्याण डोंबिवली विरार रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग जॉब के लिए निकलते 6 बजे 5:30 बजे। इतना जल्दी तो घरवाली खाना बना के नहीं सकती है, वो जल्दी जल्दी घर में एड्रेस लिख के सकते लिख कर रखते हैं हम बीबी के पास। बीबी को बोलते मेरा डब्बे भर के रखो, इसमें एड्रेस दे दो मेरे ऑफिस का। मैं वॉचमैन को, सिक्योरिटी को बोलेगा, कोई कॉलोनी में कोई सोसाइटी में बोल के जाते, भाई साहब अपने कॉलोनी में कोई डब्बा टोपी पहन के साइकिल लेके आएंगे, उसको बोलिए कि डी विंग में 17 नंबर में रहता हूँ, मैं मेरा एड्रेस और डब्बा मेरी वाइफ डब्बा वालों को डी विंग में 17 नंबर से देने वाली है। खाली आप एंट्री करेंगे वॉचमैन के पास से, सिक्योरिटी के पास से, उनको बोलो डी विंग में 17 नंबर में नया कस्टमर शुरू होने वाला है। हमारे डब्बे वाले अर्ली मॉर्निंग उठते, भगवान की पूजा करते, साइकिल लेके कॉलोनी में एंट्रेंस करते, टोपी पहन के साइकिल, वॉचमैन पहचान जा रहा है डब्बा वाला जा रहा है, वो डब्बा वाला इधर आइए इधर आइए। अरे डी विंग में एक साहब मुझे सुबह बोल के गए सुबह 6 बजे कि डी विंग में 17 नंबर से नया कस्टमर का डब्बा शुरू होने वाला है। वो बेचारा टोपी पहनने की वजह से, साइकिल की वजह से उसको सिक्योरिटी आराम से पहचान लेते। वो बेचारा डी विंग में जाकर 17 नंबर से डब्बा कलेक्ट करते। अरे इसे टोपी पहनो, कस्टमर बढ़ाओ, ऐड देने की जरूर नहीं टीवी में, न्यूज़पेपर में या तो कोई रेडियो में। इसलिए टोपी की वजह से हमें नए कस्टमर मिलते हैं। जो डब्बा वाला टोपी नहीं पहनेंगे उसको हम 50 रुपीज़ फाइन करते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी चार्जेस 800-900 हो चुके हैं, प्रेजेंटेशन पुरानी है। स्टैंडर्ड प्राइस डिपेंड ऑन वेट डिस्टेंस स्पेस के ऊपर 100-150 का हम लोग फर्क रखते हैं। टोटल डब्बा वाला का टर्नओवर 45-50 करोड़ तक पहुंच चुका है। नो स्ट्राइक रिकॉर्ड इच वन शेयर होल्डर। आज तक हमने कभी स्ट्राइक किया नहीं और करेंगे भी नहीं। स्ट्राइक मीन सुसाइड है।
स्ट्राइक होने से क्या हालत होती है, मैंने नज़दीक से देख चुका हूँ। मैं जब ओल्ड एसएससी पास करके 74 में बम्बई में आया था, तो बम्बई में साउथ इंडिया से एक जॉर्ज फर्नांडिस एक यूनियन लीडर बने। उन्होंने रेलवे जो स्टाफ कर्मचारियों की यूनियन बनाई, उन्होंने रेलवे की बम्बई की लाइफलाइन की स्ट्राइक की थी 74 में, और 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 22 दिन लोकल ट्रेन बंद रखी थी। बम्बई की लाइफलाइन बंद होने से पूरी डब्बे वाले की सप्लाई चेन फेल हुई थी। और दूसरा एक बम्बई में एग्जाम्पल हुआ कि बम्बई में 64 कॉटन मिल थी। 84 में डॉक्टर दत्ताजी सामंत ने 64 कॉटन मिल का स्ट्राइक किया। हमारे हजारों कस्टमर बेरोजगार बन गए। हमारे 500 डब्बे वाले गद्दार बेच के गांव में चले गए। स्ट्राइक मीन सोसाइटी, आपको काम नहीं करना है, आप गांव में जाइए, 2 महीना आराम कीजिए, फ्रेश होके फिर में काम में जुट जाए, मगर स्ट्राइक के लिए किसको बहकाना नहीं चाहिए। भगवान इंसान को एक ही बार रोजी रोटी देते हैं, उसको संभाल के रखना चाहिए। यही मेरी भावना है बस। हमारे डब्बे वाले और 84 85 के बाद हम लोग डब्बा वाला बिजनेस कोऑपरेटिव बिजनेस बना कर रखे हुए। नौकर मालिक सिस्टम थी 84 के पहले, मगर जब से बम्बई में जो यूनियन जो स्ट्राइक का ये सब हुआ प्रॉब्लम, तो हम लोग ने सब डब्बा वाला बिजनेस कोऑपरेटिव बिजनेस रखा है। 800 टीम को वर्किंग पार्टनर शेयर होल्डर बनाकर सब डब्बे वाले जैसे कि आईपीएल क्रिकेट टीम वर्क करते हैं, ऐसे सब शेयरिंग करके जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में लेते हैं। हमारे एसोसिएशन एनजीओ जैसे कार्य कर रही है। खाली 20 रुपीज़ पर मंथ चंदा हर डब्बा वाला से हमारे एसोसिएशन ट्रस्ट के उसमें लेते हैं। दिवाली बोनस इंडिया का बिग फेस्टिवल होने के कारण सब लोग दिवाली बोनस लेते हैं। हम भी, हमारे एसोसिएशन भी कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं, आपका डब्बा वाला आपके घर से 1 साल से डब्बे की डिलीवरी ले जा रहा है, दिवाली इंडिया का बिग फेस्टिवल होने के कारण अगर उसकी सैलरी 900 है तो उसको दिवाली के महीने में प्लस 900 दिवाली बोनस मिलना चाहिए। या अप्रोच इट नो अल्कोहल ड्रिंकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, काम करते समय कोई नशीली चीज सेवन करना सख्त मना है। जो बंदा ऐसी हरकत करेंगे उसको 1000 रुपीज़ फाइन करते हैं। वेयरिंग व्हाइट कैप ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, काम करते समय टोपी पहनना कंपलसरी है। कैरी आइडेंटिटी कार्ड, अभी मुंबई असुरक्षित होने के कारण बहुत सारे चोरी डकैती बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, डुप्लीकेट डब्बा वाला टोपी पहन के कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए डब्बा वालों का भी आइडेंटिटी कार्ड हम लोग ने 2005 से कंपलसरी करके रखा है। जो डब्बा वाला आइडेंटिटी कार्ड साथ नहीं लाएगा उसको भी 50 रुपीज़ फाइन करते। नो लीव विदाउट प्रायर नोटिस, आगाह सूचना दिए बगैर कोई बंदा चार एब्सेंट रह जाएगा उसको भी 1000 रुपीज़ फाइन करते। जैसे क्रिकेट टीम में सब्स्टिट्यूट सिस्टम है, ऐसे हमारे ग्रुप में सब्स्टिट्यूट सिस्टम होती है। आप अगर ग्रुप में झाँक कर देखना चाहिए एक दिन पहले कौन बीमार है, कौन कल एब्सेंट रहने वाला है, तो आप ग्रुप लीडर को या तो सब्स्टिट्यूट को मैनेज करो। आप छुट्टी जरूर ले सकते हैं, मगर झूठा बहाना करके घर में छुट्टी लेके डॉक्टर के पास जाओगे, सिक लीव लाओगे, सिक लीव मांगोगे, ऐसा सिक लीव बिल्कुल अलाउड नहीं। जो डब्बा वाला विदाउट इन्फॉर्मेशन एब्सेंट रह जाएगा 120 डब्बा का प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसलिए आप इन्फॉर्मेशन दो, जरूर छुट्टी मिल सकती है, मगर विदाउट इन्फॉर्मेशन झूठा बहाना करके आप एब्सेंट रह जाओगे तो आपको 1000 रुपीज़ ग्रुप में फाइन भरना होता है। आवर बिलीफ वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। काम करते समय जो 40 डब्बे का वेट 60-65 kg है, वो सर पे, कंधे पे, साइकिल पे लोड अनलोड कर ट्रेन में जाने आने के लिए जिसके पास शक्ति है और दिल में भावना है, सर्विंग फूड इज सर्विंग गॉड, वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड, ऐसी भावना करने की जिसके पास दिल में शक्ति है, उसको ही हम डब्बा वाला बिजनेस में शामिल कर लेते। ऐसे वारकरी संप्रदाय के लोग, सेवाभावी कार्य करने वाले लोग, केवल पैसा कमाना हमारा हेतु नहीं है। जो काम करते हैं उससे हमें रोजी रोटी भी चल रही है, और जो कार्य करने से हम आराम से नींद ले सकते हैं। मानव सेवा ईश्वर सेवा होती है, ईश्वर सेवा से हमें दिल को शांति तमन्ना मिलती है, इसलिए हम इतना डब्बे वाला का काम कर रहे हैं। डब्बा कलेक्ट करने के लिए हम साइकिल यूज़ करते हैं और डेस्टिनेशन स्टेशन डिलीवरी करने के भी साइकिल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अंधेरी में डब्बा कलेक्ट करता हूँ, मेरा ग्रुप अंधेरी में मैं 20 साइकिल पार्क करके 20 स्टेशन पे डब्बा डिलीवरी के लिए मेरे ग्रुप के आदमी जाते हैं। दूसरे स्टेशन के डब्बे वाले अंधेरी के लंच के डब्बे लेके आते, वो मेरी साइकिल यूज़ कर सकते। मैं उनकी साइकिल दादर, लोअर परेल, घाटकोपर, बोरवी, उनकी साइकिल पार्किंग स्टेशन के बाहर होती है, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसलिए पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं, नो फ्यूल, नो पेट्रोल, नो इन्वेस्टमेंट, नो पोल्यूशन, इतना सब साइकिल की वजह से चल रहा है। और लो कॉस्ट रिलायबल सर्विस साइकिल दे रही है और बम्बई में अच्छा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, साइकिल खरीद चलाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने लाइसेंस कंपलसरी किया नहीं है। साइकिल खरीदने के लिए भी आरटीओ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। और जब से बम्बई में मेट्रो ट्रेन का काम शुरू हुआ है, हम सब बम्बई वासी परेशान हो चुके हैं। घर में अगर आप 6 बजे निकलोगे तो 2 घंटे में आप प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते, बाई कार हो, बस हो, बाई व्हीकल हो। मगर हमारी साइकिल इतनी बढ़िया व्हीकल है, लाइसेंस नहीं है। हम डब्बे लेके 9 बजे शुरुआत करते हैं, 10 बजे हम लोग स्टेशन में जाना है, तो लाइसेंस नहीं, इसलिए हम नो एंट्री में घुस सकते हैं, सिग्नल तोड़ सकते हैं, ट्रैफिक जाम तो फुटपाथ से जाके साइकिल लेके जा सकते हैं। और बम्बई की पुलिस हो, सिटी पुलिस हो, आरटीओ पुलिस हो, बीएमसी ऑफिसर हो,
रेलवे कर्मचारी हम मेरे नज़र से देखते, क्यों देखते? क्योंकि डब्बे वाले के साइकिल पे ऊपर 40 डब्बे होते हैं, डब्बे में अनाज होता है, अनाज परब्रह्म होता है, डब्बा वाला मेहनत से जान हथेली पे काम कर रहा है। अगर वो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, वो सिग्नल तोड़ने से मैं उसकी साइकिल पंक्चर करूँ, 100-150 रुपया रिश्वत मांगूँ, तो बेचारे के 40 डब्बे लेट हो जाएगी, उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी, 40 डब्बे कस्टमर भूखे रह जाएंगे और शाम को 40 डब्बे कचरे के डब्बे में जाएंगे। वर्क इज वर्शिप एंड मानव सेवा ईश्वर सेवा होती है, अन्नदान सबसे महान दान होता है। ये अनाज अगर कचरे में जाएगा तो भगवान भी शायद मुझे छोड़ेगा नहीं। ये उसकी मेहनत नजर, उसके दिल में भावना तेज उठती है और वो मेहनत नजर से देख के डब्बे वाले को छोड़ देते हैं। प्लेटफॉर्म पे हम लोग लाइन क्रॉस करके जाते, कोई डब्बा वालों को फास्ट ट्रेन पकड़ने, कोई डब्बा वालों को स्लो ट्रेन पकड़ना है, और इतना 5 फुट का बकेट, 5 फुट का लंबाई, 65 kg, एक नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर, 2 नंबर से 4 नंबर जाने आने के लिए अगर फ्लाईओवर से जाएंगे तो पब्लिक को पैर रखने के लिए जगह नहीं होती मॉर्निंग इवनिंग में। और तो हम जाएंगे तो रोज पब्लिक के साथ झगड़े हो सकते हैं, डब्बे वाले को धक्का मार सकते हैं, डब्बे मिट्टी में गिर जाएंगे, अनाज मिट्टी में जाएगा तो कस्टमर कैसे खाएंगे? तो डब्बे वाले जान हथेली पे लेके लाइन क्रॉस करते, पूरे 24 आवर्स नहीं रूल्स रेगुलेशन तोड़ते, खाली मॉर्निंग में 10:15 से 10:30 15 मिनट के लिए, क्योंकि उनको फास्ट लेन स्लो ट्रेन पकड़ने के लिए एक डब्बा वाला एक प्लॉट पे खड़ा रहे, दूसरा दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा, और वो लाइन क्रॉस करने वाला तीसरा डब्बा वाला होता है। और रेलवे पुलिस भी परेशान होते हैं, क्योंकि क्या करें, डब्बे वाले जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं, परेशानी से मजबूरी से कर रहे हैं। दूसरे लोग लाइन क्रॉस करेंगे, उसको पुलिस वाले पकड़ के कोर्ट में लेके जाते, 1000 रुपीज़ फाइन करते। वो पुलिस वाले झगड़ा करते, डब्बे वाले को छोड़ रहे, हमें क्यों पकड़ रहे? बेचारे रेलवे पुलिस वाले 10:15 से 10:30 बजे टी ब्रेक लेके बाजू में जाके बैठते हैं। इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर होती है और हम आराम से कस्टमर को डब्बा डिलीवरी करते हैं। और दूसरा एक कारण है, बम्बई में रेलवे लाइफ लाइन रेलवे बम्बई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन है। अगर वो लोकल ट्रेन नहीं होती तो पूरी बम्बई बंद हो जाती है। अभी परसों 29 अगस्त को कैसी प्रॉब्लम हुई देखिए, अपनी बारिश की वजह से। ऐसे लाइफ लाइन लोकल ट्रेन है, आप कार से जाओ 2-2 घंटा डेस्टिनेशन नहीं पहुँचते, मगर आप लोकल ट्रेन से जाओगे, कहाँ से भी कहा वेस्टर्न सेंट्रल हाल रूट में जाना है, वाया दादर, वाया बांद्रा, वाया कुर्ला, आप कहाँ से भी कहा जाने के लिए लोकल ट्रेन यूज़ करोगे तो 1 घंटे का अंदर डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं। इसीलिए बम्बई की लाइफ लाइन, पूरे बम्बई में ऐसी लाइफ लाइन नहीं है, इसलिए 2 लाख कस्टमर के डब्बे 70 स्टेशन पे हम 12:30 के पहले डिलीवरी करने के लिए साइकिल, मैन पावर और लोकल ट्रेन का यूज़ करते। जो भी हमें 6 सिग्मा मिल गया है वो 6 सिग्मा हम अकेले डब्बे वाले स्वीकार नहीं करना चाहते। उनमें से मेरी राय से 2 सिग्मा पहले लोकल ट्रेन को जाना चाहिए, 2 सिग्मा बाइसाइकिल को जाना चाहिए, और सिर्फ 2 सिग्मा डब्बे वालों को टीम को मिलना चाहिए था। मगर करे क्या, लोकल ट्रेन बाइसाइकिल डब्बे वाले से झगड़ा नहीं कर रही है, इसलिए टोटल 6 सिग्मा डब्बे वालों को टीम को मिल चुका है। ये केस स्टडी नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स और स्ट्रक्चर के बारे में आपको जान के ऑपरेशन टाइम नहीं है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डब्बे वाले कैसे नेटवर्क करते हैं, कोडिंग सिस्टम में 4 लाख डब्बे कैसे पहचानता हूँ, उसके लिए मैंने कोडिंग सिस्टम बनाई है। वार टाइम अगेंस्ट वार टाइम 9 AM to 12:30 हम कभी किसका मोबाइल नहीं उठाएंगे, घर वालों से वार्निंग दे के रखा है। मेरे पास 40 डब्बे होते हैं, 40 डब्बे में अनाज होता है, अनाज परब्रह्म होता है, सर्विंग फूड इज सर्विंग, और पहले डब्बे डिलीवरी होने के बाद जो भी घर में प्रॉब्लम है 12:30 के बाद देख सकता हूँ। मिलिट्री मैन से भी अटेंशन ड्यूटी डब्बे वाले करते, किसी से बात नहीं करेंगे। कस्टमर को भी हम रिक्वेस्ट करते, मैडम, लेडी मैडम को बहुत कंप्लेन करने की आदत होती है, उनको हम जोड़ते, मैडम मॉर्निंग में कभी कंप्लेन मत करो, शाम को एम्प्टी डब्बा लेके आएंगे, उस टाइम भले 1 घंटा आप कंप्लेन करते रहो, मैं सुनते रहूँगा, मगर सुबह अगर कंप्लेंट करोगे तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, तो 120 डब्बे खड़े भूखे रह जाएंगे। ऐसे हमारे सतर्क रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते। ये डॉक्यूमेंट्रीज मेड बाय BBC, UTV, MTV, A to Z टीवी चैनल डब्बे वालों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाए थे और अपने अपने कंट्री में लेके दिखा करते। केस स्टडी रिचर्ड हाईवे स्कूल ऑफ बिजनेस, IIM स्कूल ऑफ बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, ICF हैदराबाद, जितने भी इंडिया के ग्लोबल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है सभी जगह मुझे बुलाते प्रेजेंटेशन के लिए। अन्नदान के साथ साथ मैं विद्यादान का मौका क्यों छोड़ूं? कल ही ठक्कर सर ने मेरा 11 को प्रेजेंटेशन रखा था, मगर आज अर्ली मॉर्निंग में स्विट्जरलैंड मैनेजमेंट एसोसिएशन में प्रेजेंटेशन करके आया हूँ, इसलिए आज सुबह मैं सुबह उतरा हूँ और आज का 12 तारीख का मैं प्रेजेंट आपके सामने आया हूँ। ऑल ओवर इंडिया में मुझे मोटिवेशन स्पीकर करके लेके जाते, मगर मोटिवेशन का क्या मीनिंग है आज तक मुझे पता नहीं है। मोटिवेशन का स्पेलिंग से मैं लिख नहीं सकता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनी मुझे लेके जाती है, चलो ना आपका मोटिवेशन फंड हमारे स्टाफ को बोल देंगे तो हमारी स्फूर्ति बढ़ जाती है, हमारे वर्कर की जान बढ़ जाती है, जान हथेली पे लेके काम करते हैं। मैंने बोला देखो भाई,
मैं तो आता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर देखो मैं उनको ऐसे मजाक में बोलता हूँ, एक्टर अमिताभ बच्चन को किसने मोटिवेशन सिखाया होगा? आदरणीय लता मंगेशकर जी को किसने मोटिवेशन दिया होगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को किसने मोटिवेशन दिया होगा? सचिन तेंदुलकर को किसने मोटिवेशन सिखाया होगा? हर एक के दिल से स्फूर्ति होनी चाहिए, हर एक के दिल से मोटिवेशन होना चाहिए। वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड, ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं यहाँ 2 घंटे बातें करूँ, आप बाहर जाके भूल जाएंगे क्या मेरा मोटिवेशन का अर्थ होता है। मैं पूरे वर्ल्ड में 17 कंट्री में जा चुका हूँ, 17 कंट्री में मोटिवेशन स्पीकर लेक्चर देने जाता हूँ। इंडिया के तो सब मैनेजमेंट, दिल्ली से लेके चेन्नई तक, अहमदाबाद से लेके कलकत्ता तक जितने भी IIMs है, ITIs है, बिजनेस स्कूल है, सभी जगह जाता हूँ। टीम वर्क क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, सप्लाई चेन क्या होता है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट को मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, आपके भी लिए करूँगा, आप पढ़े लिखो जरूर। पढ़ा लिखने के खिलाफ मैं नहीं हूँ, पढ़ना लिखना जरूर चाहिए। आप MBA BMS इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, मगर आपको डिग्री मिलने के बाद आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। डब्बे वाले थम्सअप होते हैं भी, जो मैनेजमेंट के मंत्र होते हैं, जो मंत्र है पढ़ लिख कर आप भूल जाते हो। आप डिग्री मिलने में इतने थिंक करते सोचते मेरी इंक्रीमेंट कब होगी और मेरी सैलरी कब बढ़ेगी। डब्बे वाले ऐसे कुछ सोचते नहीं है। जो मैनेजमेंट में थियरी में सिखाया जाता है 2-3 साल, माँ बाप बेचारे लाखों रुपया खर्चा करते हैं, वो मैनेजमेंट के मंत्र रोज के जीवन में आचरण करके काम में यूज करना चाहिए। हमारे डब्बे वाले अनपढ़ होते हुए भी जो आपको पढ़ाया जाता है बुक में से, वो बिना पढ़े हुए भी जो रोज के जीवन में आचरण करते, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, डिवोशन कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी होती है, टाइम कैसा कवर करना चाहिए, कोडिंग कैसे, लॉजिस्टिक क्या, सप्लाई चेन क्या, सब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते। ऐसे आप करना चाहिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम। और इसके लिए मैं मोटिवेशन के ऐसे उनको मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ, अगर का मोटिवेशन की दुकान होती, उनकी और मेरी पहचान होती, भर देता आप सबका आंचल, चाहे उनकी कीमत डब्बे वाले की जान भी होती, जान भी होती, जान भी होती। ऐसे ही मोटिवेशन स्पिरिट हर एक इंसान के दिल से होना चाहिए, कोई बाधा नहीं हो सकती है। ये कोडिंग सिस्टम है। बम्बई 3.5 गांव की थी, हमारे फाउंडर मेंबर डब्बे को कलर थ्रेड यूज़ करते थे। गिरगांव में 25 डब्बे, माझगांव में 25 डब्बे, गाँवदेव में 25, हर एक 25 डब्बे को कलरफुल के थ्रेड या तो टेलर के कपड़े के कटिंग्स लेके जाते थे। मॉर्निंग में मैडम को पूछते थे कितने डब्बे कौन से गांव में देने, हर एक गांव के लिए कलरफुल टैग बांध के डब्बे की आइडेंटिफिकेशन करते थे। फिर ऑयल पेन का जमाना, E=+ राउंड कुछ स्क्वायर ऐसे डॉट लिखने लगे। फिर भाई 1974 में बम्बई में आया, और मेरे पिताजी का विले पार्ला स्टेशन में वो 1920 से बिजनेस कर रहे थे। मैं जब 74 में साठे कॉलेज में पढ़ने के लिए आया तो लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम है मैंने खुद ने बनाई है, वो मराठी में कोडिंग। बट डब्बे का स्पेस इतना छोटा होता है और उसमें कोडिंग करने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है मराठी में लिखेंगे तो रेलवे के इंडिकेटर्स भी ऐसे मराठी में थे पहले, लकड़े के पट्टी के ऊपर। फास्ट ट्रेन के लिए अलग पट्टियाँ चेंज होती थी, स्लो ट्रेन के लिए अलग पट्टियाँ रेलवे के कर्मचारी बदलते थे। तो मैं जब 74-75 में कॉलेज के पढ़ते पढ़ते रेलवे के इंडिकेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में बनने जा रहे थे। तो BO फॉर बोरोल लिख सकते, C फॉर चर्चगेट लिख सकते, D फॉर दादर लिख सकते, T फॉर टाना लिख सकते, VP फॉर विले पार्ला लिख सकते। ये मेरे माइंड में आइडिया आ गई। मेरे पिताजी में विले पार्ले मराठी में लिखते थे, वहाँ मैं VP लिखने लगा। जो मेरे पिताजी डेस्टिनेशन स्टेशन जो पिन कोड नंबर से पूरे बम्बई को एड्रेस के ऊपर पिन कोड नंबर होते हैं, 70 स्टेशन को 140 पिन कोड नंबर है जनरल पोस्ट ऑफिस में, और हर एक ईस्ट वेस्ट को पिन कोड अलग होता है। वो मेरे माइंड में आइडिया आई कि पिन कोड की वजह से मैं डेस्टिनेशन स्टेशन को क्यों ना नंबर दूँ। अगर मेरा विले पार्ले में जितने भी कस्टमर रहते हैं, पूरे कस्टमर 70 स्टेशन में जॉब करने वाले होते, बिजनेस करने वाले होते, तो विले पार्ला मेरा कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेशन का इनिशियल हुआ। 70 स्टेशन में कोई भी कस्टमर जॉब के लिए, सर्विस के लिए जाएंगे, हर एक को हर एक डेस्टिनेशन 1 to 70 नंबर मैंने डेस्टिनेशन स्टेशन को नंबर दे चुका हूँ। 1 to 10 नंबर मैंने चर्चगेट दे दिया हूँ। 1 फॉर चर्चगेट ABCD रोड, 2 फॉर बाइलाट फेयर, 3 फॉर नरीमन पॉइंट, 6 फॉर CST, 10 फॉर गेटवे ऑफ इंडिया, 11 फॉर मरीन लाइन, 12 फॉर चौनी रोड, 13 फॉर ग्रैंड रोड। ऐसे हर स्टेशन के लिए नंबर दे के रखा हूँ। वो नंबर 3 नंबर है, वो कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन नंबर है। विले पार्ला कस्टमर का रहने का स्टेशन है। विले पार्ले में मेरे 25% अगर नेटवर्क काम करते हैं, 5% हम लोग सब्सटीट्यूट रखते हैं, 20% रोड डब्बा कलेक्ट करते हैं। विले पार्ला वेस्ट में 10% डब्बा कलेक्ट करते हैं, विले पार्ला ईस्ट में 10% डब्बा कलेक्ट करते हैं 9 से 10 टाइमिंग में। जो फर्स्ट पर्सन गुजरात सोसाइटी से 9 से 10 बजे तक 40 डब्बे साइकिल पे लोड करके लेके आएगा, उसको ये अल्फ़ाबेट रूट है। सेकंड पर्सन को B है, थर्ड पर्सन को C है। जो लेफ्ट में ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, वो हनुमान रोड से 40 कस्टमर के डब्बे 9 से 10 बजे टाइमिंग में विले पार्ला स्टेशन तक लेके आएगा, उसको ये अल्फ़ाबेट रूट है।
तीनों कोडिंग मैंने ग्रीन कलर के क्यों करके रखा है? मेरे टीम का कलर शेड ग्रीन है। जैसे आईपीएल क्रिकेट टीम का ड्रेस कोड होता है कलर शेड वाइज अलग, ऐसे मेरे टीम का कलर शेड ग्रीन है। मेरे साथ दूसरी भी टीम और विले पार्लियामेंट नेटवर्क करती है, उनका और मेरा कंपटीशन होता है, मगर हम मॉर्निंग में और इवनिंग में कंपटीशन में लड़ते हैं, मगर 10:30 से 2:30 बजे तक सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो पूरे 70 स्टेशन में 2 लाख कस्टमर के डब्बे 12:30 का लंच टाइम कवर करने में असफल हो जाएंगे। 10:30 से 2:30 बजे से हम डब्बे पूरे के पूरे 5000 डब्बा वाला 2 लाख कस्टमर के डब्बे मिक्सअप होकर काम करते हैं, इसलिए इतना बढ़िया नेटवर्क 12:30 का लंच टाइम हम कवर करते हैं। इसलिए तीनों कोडिंग मैंने ग्रीन कलर से करा। अभी मेरे तीन ग्रीन कलर के 20% विला स्टेशन आएंगे, वहाँ 40 डब्बे वालों को 40 डब्बे देंगे, दूसरे टीम के 40 डब्बे एक डब्बा वाला पकड़ेंगे, नरीमन पॉइंट जाएंगे, नरीमन पॉइंट जाएंगे वहाँ पारला से 1% नरीमन पॉइंट के डब्बे लेके जाएगा, अंधेरी से एक जाएगा, जोगेश्वरी जाएगा, गोरेगांव से 70 स्टेशन से 70% रहने वाले पूरे मुंबई में नरीमन पॉइंट में जॉब करने वाले 70 डब्बा वाला 40 डब्बे लेके युवराज थिएटर पहुँचते हैं। वहाँ 70 साइकिल्स होती है, 10% सब्सटीट्यूट रहेंगे, हर एक स्टेशन नंबर को रेड कलर से कोडिंग किया जाता है। अभी 1 to 70 कलर को रेड कलर वाइज साइकिल वाइज नंबर कोडिंग दिया है, डिलीवरी पर्सन का 1 to 70%। अभी समझो मेरा 9 नंबर का डिलीवरी नंबर रूट है, तो मेरे रूट में 3-4 बिल्डिंग में रूट उठता है, मेरे रूट में एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग होगी, एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे डब्बा रखना है वो लिखा हुआ है। आगे कुछ एग्जाम्पल से टाइम बहुत कम है। ब्लैक कलर शेड का डब्बा, ये पर्सन डब्बा घर से कलेक्ट करा है, विलेपाला कस्टमर का रहने का स्टेशन है, 3 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन है, नरीमन पॉइंट डब्बा पहुंच जाएगा, 5 नंबर का डिलीवरी पर्सन अपना डब्बा कलेक्ट करेगा, एयर इंडिया बिल्डिंग में 12वें मंजिल में लंच के लिए छोड़ देगा। मिडल वाला जो ग्रीन कलर शेड ग्रुप का कलर शेड है, डी नंबर का डब्बा वाला घर से डब्बा कलेक्ट करा है, घाटकोपर कस्टमर का रेसिडेंशियल स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का, 13 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे में ग्रैंड रोड के लिए, ग्रैंड रोड डब्बा डिलीवरी होने के बाद 2 नंबर का डब्बा वाला अपने रूट में कलेक्ट करेगा, पंचरत्न बिल्डिंग में 9th फ्लोर में लंच के लिए छोड़ देगा। इतने आसान कोडिंग सिस्टम है। डी कोडिंग क्या होती है, बार कोडिंग क्या होती है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं फिर से पढ़े लिखे लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती है, स्टैमिना स्ट्रांग होता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नोट कर सकते, फीड कर सकते, जो थम्सअप पर्सन में नोट नहीं कर पाते, फीड नहीं कर सकते, इसलिए उसको बाइट करके काम करना है। 40 कस्टमर के होम्स, 40 कस्टमर डेस्टिनेशन स्टेशन, डिलीवरी पर्सन का रूट नंबर, बिल्डिंग का इनिशियल फ्लोर नंबर। और भगवान ने भी इंसान को कैसे जन्म दे के रखा है, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना उसको सुनने की ताकत ज़्यादा देते हैं भगवान, जो सुनने में कमज़ोर होते हैं उसको नजरिया तेज देते हैं, उसके सारे वो जिंदगी लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मेरे पास MBA BMS MMS होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, उन्होंने केस स्टडी बनाए, डब्बा वाले के बिजनेस क्या फ्लो चार्ट होता है और क्या लॉजिक है उसको कुछ पता नहीं है, मगर ये फ्लो ऑफ लॉजिक MBA के स्टूडेंट ने बनाए। डब्बा वाले के कलेक्शन फ्रॉम होम्स, पॉइंट ऑफ एग्रीगेशन, जोन्स फॉर डेस्टिनेशन, चर्नी रोड, चर्च गेट, फ्लोर पर 1 to 70% 11:30 तक आते हैं और अपना जॉब करते हैं। ये लोग बम्बई की लोकल ट्रेन 10 सेकंड भी प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है, मगर हमारे डब्बा वाले वही ट्रेन से वही लगेज से सफ़र करते हैं, इसलिए पूरे के पूरे 2 लाख डब्बे 5000 डब्बा वाला सेम ट्रेन से सेम लगेज से एक दूसरे को मदद करते हैं, लोड अनलोड करते हैं। इसलिए 12 कोच ट्रेन है, 4000 कम्यूटर्स है, 8000 डिस्ट्रिक्ट बट नो एक्स्ट्रा ड्यूटी फर्स्ट। ऐसे डब्बे वाले की ड्यूटी रोज ट्रेन के साथ, साइकिल के साथ, टीम के साथ रोज के रोज हो रही है। ये डब्बे वाले लोकल ट्रेन से लगेज कंपार्टमेंट से ट्रैवल कर रहे हैं 10:15 to 11:15 टूवर्ड्स चर्चगेट हो, टूवर्ड्स विरार हो, टूवर्ड्स कल्याण हो, टूवर्ड्स CST हो, टेंशन में जा रहे हैं। ये पूरे के पूरे डब्बे वाले चर्चगेट CST के बाहर 11:15 तक आते हैं, 10-15 मिनट में सॉर्टिंग हो रही है, डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये 1:15 to 2 PM कस्टमर को लंच होने के बाद एम्प्टी डब्बे वापस चर्चगेट VT स्टेशन के पास आते हैं। 2 से 2:30 बजे रोज चेकिंग होती है डब्बा वालों की, रोज चेकिंग करते हैं। और हर एक के दिल में डर होना चाहिए, अगर मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ तो आपको अच्छा नेटवर्क करना है, आप अच्छे नेटवर्क करें तो मुझे भी अच्छा नेटवर्क है। अगर आप मेरे कस्टमर का कोई प्रॉब्लम करेंगे तो मेरे कस्टमर मुझे फ़ोन करेंगे और मैं आपको इंक्वायरी करूँगा, देखो मेरे कस्टमर का मुझे फ़ोन किया था, आपने मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम की है, कल मैं आपके कस्टमर की प्रॉब्लम करूँगा। हर एक के दिल में डर होना चाहिए तो नेटवर्क बढ़िया ढंग से होता है। ये रिटर्न जर्नी और डब्बा डिग्निटरीज है। 4th November 2003 चर्च का टाइम 11:20 to 11:40 प्रिंस चार्ज विजिट टू द डब्बा वाला मुंबई लंदन के महाराजा प्रिंस चार्ज डब्बा वालों को मिलने आए थे। 4th November 2003 में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रमुख ने मुझे 1 महीना पहले फ़ोन किया, डब्बा वाला भाइयों लंदन का महाराजा प्रिंस चार्ज आपसे मिलना चाहता है। मैंने फ़ोन में उनको जवाब दिया, राजा हो महाराजा हो, हम उनका आदर करेंगे, सम्मान रखेंगे, इज्जत करेंगे, शोहरत करेंगे, मगर डब्बे वाले की शर्त होगी। क्या शर्त यार, इतना बड़ा राजा उसके सामने क्यों शर्त रखते हो? सुनो भाई देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो राजा हो,
वो महाराजा हो, वो अकेला महाराजा है, उनसे बड़े 2 लाख मेरे कस्टमर बड़े महाराजा है। कस्टमर इज आवर, कस्टमर हमारे राजा होते हैं, कस्टमर हमारे भगवान होते हैं। कस्टमर इज आवर किंग, नॉट ओनली सिंह इज आवर किंग, ऐसी भावना हम दिल में रखते हैं। आप हमारी तरफ से एक मैसेज दो प्रिंस चार्ल्स को, आपका स्वागत जरूर होगा, सम्मान जरूर होगा, मगर जब आप इंडिया आओगे तो हम जो बोलेंगे, आप 5 स्टार होटल में जरूर रुको, मगर हम जो बोलेंगे वही स्पॉट पे, वही टाइम पे, वही फुटपाथ पे आपको आके मिलना पड़ेगा। डब्बे वाले का नेटवर्क भी चालू रहना चाहिए और आपके 800 टीम के डब्बे वाले आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। प्रिंस चार्ल्स ने वो शर्त मंजूर की और बराबर 11:10 AM to 11:40 AM चर्चगेट स्टेशन के बाहर फुटपाथ के आगे मुझे मिले। उन्होंने पहले डब्बे के अंदर डब्बा क्या होता है, दाल किस में रखते, चावल किस में रखते, सब्जी किस में रखते, मिक्सअप क्यों नहीं होती है, वो लॉक कैसे किया जाता है, बाद में कोडिंग के बारे में इंक्वायरी। आप तो पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोग हैं, डिग्री सीखे नहीं, कोई मैनेजमेंट लिए नहीं। मैंने जिसको कोडिंग के बारे में आपको जाऊँ, उसे हिंदी में मैं उनको बोलता था, ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रमुख ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उनको बोलते थे। लास्ट में टिफिन का बकेट में से एक डब्बा उन्होंने उठा, एक डब्बे का वजन अगर किलो सवा किलो होता है, 40 किलो डब्बे का वजन 60-65 kg। आप सर पे, कंधे पे, साइकिल पे, ट्रेन से लोड अनलोड दौड़ते हो, आपका नेक का प्रॉब्लम है क्या, पीठ की समस्या है क्या, कमर की प्रॉब्लम है क्या, सब इंक्वायरी करने के बाद इट इज़ अमेजिंग वर्क इन द वर्ल्ड, ऐसी शाबाश के प्रिंस चार्ल्स ने हमें दी थी। प्रिंस चार्ल्स को हम लोग ने एक लंच बॉक्स डब्बा मैंने प्रिंस चार्ल्स को दिया था गिफ्ट में, और एक कंप्यूटर को टोपी भी मैंने दी थी। जब ड्राई फ्रूट भर के दिया था, दाल चावल सब्जी नहीं दी थी। और जब मैं प्रिंस चार्ल्स के शादी में लंदन में गया था तो वहाँ इंडिया से खाली 3 पर्सन को निमंत्रण था, बम्बई के 2 डब्बे वाले और राजस्थान की महारानी गायत्री देवी की बहू पद्मिनी देवी। शायद उनको ट्रांसलेट के लिए बुलाया होगा रॉयल फैमिली के नाते, क्योंकि डब्बे वाले इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उनको पता है। और वो हमारे साथ दिन रहे, इन जो भी टीवी चैनल से, न्यूज़पेपर से भी इंटरव्यू ट्रांसलेट करके राजस्थान की महारानी बोल रही थी। प्रिंस चार्ल्स के शादी में हम लोग ने एक टर्बन दिया था, क्या मिला भाभी के लिए मंगलसूत्र, कंगन, शूज, चप्पल, जो एक पिता अपने लड़की के लिए, एक भाई अपने बहन के लिए देते, ऐसे हम लोग ने गिफ्ट दिए थे। और प्रिंस चार्ल्स के शादी अटेंड करके जाने आने का फ्लाइट का टिकट एयर इंडिया ने किया था और वीज़ा का खर्चा ब्रिटिश हाई कमीशन ने किया था। और 8 दिन रहने का स्टे रतन टाटा जी ने ताज ग्रुप का कॉलम्स रेस्टोरेंट है बकिंगहाम पैलेस के पीछे, 8 दिन हम लंदन की सफ़र करके आए। और परसों भी सगर KJ सोमैया कॉलेज के डायरेक्टर 2 प्रोफेसर थे, वहाँ तो इंग्लिश भी समझते नहीं, जर्मन एक ट्रांसलेटर थे और एक स्विट्ज़रलैंड मैनेजमेंट एसोसिएशन का प्रोग्राम था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे। बहुत बड़े सेमिनार में जर्मन में ट्रांसलेट करके मेरा 15 मिनट का टेड टॉक जैसे प्रेजेंटेशन वो सब विदेश के लोगों ने सुना। कल ये सब अचीवमेंट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बेस्ट टाइम मैनेजमेंट 6 सिग्मा रेटिंग, नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड प्लीज बिलीव इट और नॉट, रिसीव्ड ISO 9000, इतने सारे सर्टिफिकेट डब्बा वालों टीम को मिल चुके हैं, मगर एक एप्लीकेशन भी हमने किया नहीं, 1 रुपया भी हमने किसको रिश्वत दिया नहीं। लोग आते 1-1 महीना हमारे पीछे कैमरा लेके भागते हैं, पॉकेट का पैसा लाखों रुपया खर्चा करते, होटल में स्टे करते और पॉकेट का सर्टिफिकेट भी देके जाते। ये सारे सर्टिफिकेट डब्बे वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुके, कोई एप्लीकेशन, कोई खर्चा हम लोग ने किया नहीं। नेटवर्क अच्छा करो, दुनिया अपने आप आपके पीछे भागने लगेगी। ऐसे डब्बे वाले धूप हो, बारिश हो, सर्द जैसी गाड़ने के नाभि में कस्तूरी होती है, उसको खुद को पता नहीं वो क्या कर रहे, वो सुबह से शाम तक दौड़ती रहती है। ऐसे हम लोग डब्बे वाले कस्टमर केयर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के लिए सतर्क रहते। आप भी जैसे करो, आप लाइफ में जरूर सक्सेस हो पाएंगे। ये रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन अटलांटिक के चेयरमैन प्रिंस चार्ल्स के जाने के उनकी सटक लिया और आके डब्बे वाले मिले और उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से पूरी इंक्वायरी की PRO से, कौन से सेशन में, कौन से लगेज में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अगर वो विदाउट लगेज वाले डब्बे वाले के ट्रेन में जोगेश्वरी गोरेगांव में आते थे ना, डब्बे वाले उसको धक्का मार के निकाल के देते थे, क्योंकि विदाउट लगेज वाले पर्सन को हम अलाउड नहीं करते। डब्बे में अनाज होता है, अनाज में परब्रह्म होता है, शूज चप्पल के पैर रखे हुए डब्बे में, हमें टेंशन हो जाता है, BP हाई हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। तो रेलवे PRO ने उनको रिक्वेस्ट किया, आप दादर में ट्रेन में जाओ, दादर से चर्चगेट सफ़र करो। वो डब्बे वाले विदाउट लगेज वाले खाली 10:30 से 11 बजे ट्रैवल में सफ़र करते, वहाँ बहुत भीड़ होती है। दादर के बाद आधी ट्रेन खाली हो जाती है। वो बेचारे दादर में आए लगेज कंपार्टमेंट में, उसके साथ पुलिस वाले थे, TV चैनल्स वाले थे, मीडिया के लोग थे। वो आए टोपी पहन के, इतना बड़ा हाथ में डब्बा लेके आए, डब्बे वाले के लिए T-शर्ट बना के लाए थे रेड कलर के, उनके लिए ब्लू, पॉकेट पे लिखा था वर्जिन अटलांटिक एयरवेज। दादर से लेके चर्चगेट तक सवाल जवाब हम लोग करते जा रहे थे। डब्बे वालों को T-शर्ट उन्होंने दिए, उन्होंने पहने, टोपी पहनी, हमारे डब्बा हाथ में लिए
और पुलिस वाले देख के हम भी झगड़ा नहीं कर सके, उनके विदाउट लगेज वाले होते हुए भी जब हम चर्चगेट स्टेशन में डब्बे उतार रहे थे, पूरे चर्चगेट स्टेशन का माहौल रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा चेंज करके रखा था। पुलिस वाले थे, मीडिया के लोग थे, टीवी चैनल्स वाले थे, सब कैमरे लेके शूट हो रही थी। और पुलिस वाले आए, बोले डब्बे वाले भाइयों आप आज अलग गेट से जाइए, पब्लिक अलग गेट से जाएगी। बोले क्यों? बोले ये बड़े साहब है, विदेश से आपसे रोज़ नहीं करते, मगर उस दिन हमारी सुविधा बहुत बढ़िया ढंग से की थी। पुलिस वाले डॉग्स फेंटते रेलवे वाले, और हम डब्बे उतार रहे थे। रिचर्ड ब्रांसन टोपी पहन के हाथ में डब्बा पकड़ के आगे चल रहे थे, स्लो से फोटो खींच रहे थे लोग। हम धक्का, चलो भाई जल्दी करो, हमारे न कस्टमर नाराज हो जाएंगे, जल्दी करो, हमें डब्बे में देरी हो रही है। मीडिया के लोग सुन रहे, जोर जोर से बोल रहे, रिचर्ड ब्रांसन, क्यों डब्बे वाले का टाइम बर्बाद करते हो, क्यों उनको टाइम पास करते हो, उनका डब्बा देने में देरी हो रही। रिचर्ड ब्रांसन हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखो भाई मैं डब्बे वाले का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, फिर काय के लिए उनके साथ फोटो खींच रहे। बोले मैं वर्जिन एटलांटिक एयरवेज का चेयरमैन हूँ, मुझे डब्बे वाले के साथ 20-25 फोटो खिंचवाना है। काय के लिए फोटो खिंचवाना है? बोले मैं पूरे वर्ल्ड में मेरे बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े ऑफिस में ऐसे डब्बे वाले के साथ 20-25 फोटो दीवार के साइज बनाऊंगा। मेरे स्टाफ जब काम पे हाजिर होते वो दीवार में ऐसे फोटो लगाऊंगा। उनको वार्निंग देना चाहता हूँ, काम करो तो बम्बई डब्बे वाले जैसा करो, 6 सिग्मा छोड़ो, 2 सिग्मा तक अपनी एयरवेज लेके जाने की कोशिश करो। ऐसे रिचर्ड ब्रांसन ने फोटो पूरे वर्ल्ड के ऑफिस में लगा के रखे हुए। ये इंडिया के टॉप 50% ने डीएनए पेपर ने सर्वे किया था 2009 में। वर्ल्ड में इंडिया के जितने भी टॉप 50% है, अमिताभ बच्चन, प्रिया दत्त, लास्ट स्क्वायर में, रेड स्क्वायर में मेरा फोटो डीएनए पेपर ने सर्वे करके लगाया। टॉप 50 इंडियन बिजनेसमैन में उनके काबिल में है कि नहीं आज तक पता नहीं है, मगर टॉप 50 बिजनेस पर्सन में, एक्टर में मेरा फोटो लगा। मैं डीएनए पेपर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 26 जुलाई जैसे परसों 29 अगस्त को ऐसे हम भी 26 जुलाई को मिठी रिवर को बाढ़ आई थी, हम बम्बई में अटक गए थे, पूरी रेलवे बंद हुई थी, पूरी कार बंद हुई थी, पूरी बस बंद हुई थी, मगर डब्बे वाले की साइकिल रिटर्न चलने के डब्बे दे रहे थे। क्योंकि साइकिल को क्या है, पेट्रोल फ्यूल नहीं होता है, साइलेंसर नहीं होता है, पानी जाने की बाधा नहीं होती है, 3 फुट पानी में हम आराम से चल सकते, कोई प्रॉब्लम। हम रिटर्न जर्नी में डब्बे साइकिल पे 3 फुट पानी में दे रहे थे। पूरी बम्बई बंद होती थी तो भी हमारा नेटवर्क का चालू था। इंटरनेट से प्रिंट चार्ज ने देखा, डीएनए पेपर ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के रखे थे कि पूरी बम्बई बंद होने के कारण भी डब्बे वाले का नेटवर्क चालू। उन्होंने मेरे नाम से लेटर लिखा, मैं मेरी माँ मेरा देश, मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूँ बारिश की वजह डब्बे वाले को जो प्रॉब्लम है वो भगवान से प्रार्थना को उनका बिजनेस में बाधा टल जाए और उनका बिजनेस पूरी तरह से। शुभेच्छा लेटर प्रिंट चार्ज डब्बे वाले के नाम से लेटर लिख सकते हैं, मगर इंडिया का कोई नेता लेटर ऐसे लेटर आज तक लिखा नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है, सौभाग्य आज तक पता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू, धन्यवाद। आज जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एनआर इंडिया तेरा नाम चलेगा, नाम चलेगा, नाम चलेगा। धन्यवाद। और जाते जाते संदेश भी देना चाहता हूँ, खुदा हो या भगवान हो, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते कि इतना ज़्यादा नॉलेज हमें मत दो जो हमारे बिजनेस को बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे। दोस्तों तालियां बरकरार रखिए, कम ऑन एवरीबॉडी। रघुनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपने सभी को यहाँ पे इंस्पायर किया। एंड थैंक यू वंस अगेन टू बी अ पार्ट ऑफ एनआर इंडिया। रघुनाथ साहब, मैं जब एक कन्वेंशन प्लान कर रहा था ना, तो मैंने जनकार को बोला था कि मैं जिस दिन बम्बई में वापस कन्वेंशन करूंगा तो रघुनाथ मेड़से साहब मुझे चाहिए। और मैंने सारे लोगों को बोला था कि ये पूरे कन्वेंशन का सबसे अच्छा जो सेशन है वो ये रहेगा
और ये ऑटोमेटिक स्टैंडिंग ओवेशन ये फर्स्ट सेशन में मिला है सर। दोस्तों, ये एक प्रूफ है हमारे संस्कृति का एक्चुअली, कि हम लोग, जैसे उन्होंने कहा ना कि हम पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हैं, कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी से, लेकिन इंसान वो पड़ोसी से कनेक्टेड नहीं है। तो सिंपल जितनी अगर हमारी लाइफ है ना, उतनी ही ब्यूटीफुल है, उतनी ही खुशी है। यहाँ आए सभी लोगों की तरफ से और हमारे एनएआर इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिस तरीके से डब्बे वाले काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को दे आर एक्चुअली गिविंग फीलिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक माँ बेटे के लिए खाना बनाती है, अपने पति के लिए खाना, तो वो पूरे इमोशन लेके चलते हैं डब्बे में। तो हमने सोचा कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हमारी तरफ से कुछ छोटी सी क्यों हेल्प ना करें। हेल्प नहीं बोल सकता हूं मैं, बट कंट्रीब्यूशन हमको जुड़ना चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनएआर इंडिया को। तो हमने सोचा कि एनएआर इंडिया की तरफ से उनका जो ट्रस्ट है, इतना जुना, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक छोटी सी भेंट सर, हम लोग 50,000 का चेक आपको देना चाहिए सर। आपके लिए एक दुआ देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। रखो भरोसा खुद पर, रखो भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पंछियों के पास खा होते रास्ते, फिर भी ढूंढ लेते अपने अपने जीवन के रास्ते, अपने अपने जीवन के रास्ते। थैंक यू सर। आइए सर। All right, ladies and gentlemen, that was a fantastic, brilliant, inspirational, speech. And we've always heard Raghunath sir, and he's brilliantly inspired everybody. And I'm sure each of us are inspired over here and are going to go back and raise the bar for ourselves. Ladies and gentlemen, we are going to move on to our panel discussion, a very interesting panel discussion. It's a panel discussion on NAR India Leadership Conclave, and to do the honors, we would like to invite on stage Norm Flynn, our past president NAR, to please join us on stage. Praveen Fanse, President NAR India. Tarun Bhatia, APP. Anup Dalmia, RECA. Irshad Ahmed, BRAI. Sumant Reddy, HRA. Zakir Bhati, RRA. Mahesh Samani, RECA, Vipul Shah, SMART. Ladies and gentlemen, and to moderate this panel discussion, we have Abhijit Bhagwat from VRA to please join us on stage. Post the panel discussion, we also have a lucky draw happening, and we are again giving a mobile phone on that. And post that, we have another presentation by Rustam ji. So ladies and gentlemen, quite an exciting day, another lucky draw to look forward to. Over to our panelists and Abhijit. Let me also quickly remind you, as you can see, there is a lucky draw award kept on stage, and you can see this is going to be the finale award, a Mac Air. It's going to be amazing. This is going to be a finale in the most amazing lucky draw towards the end. And once again, we have Karnani group of companies doing that. So make sure you're back towards the end. Thank you.
How do you know what number? Hello, hello. Good afternoon. It was a great, fantastic presentation, and what a session by Raghunath ji. Thank you so much. जनरली क्या होता है, आफ्टर लंच का जो सेशन होता है, किसी को भी वो सेशन कंडक्ट करना होता है, तो दे आस्क आप खड़े हो जाइए, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, ये सारा नींद उड़ाने के लिए होता है. बट थैंक यू रघुनाथ जी, आपने पूरी नींद उड़ा के रखी हुई है सबकी. सो नो नीड टू डू दैट. वी कैन स्टार्ट विद द सेशन इमीडिएटली. NAR India Leadership Conclave. This is the panel discussion that I am going to moderate. I am Abhijit Bhagwat. I work for a company called Sunfin Realty and I am from Vadodara. I've been with NAR India for last few years and I am thankful to Vinod Bhai for giving me this opportunity to conduct this session. All these people sitting over here, they are performers and leaders of their respective organizations, of their city associations, and them being performers and givers and achievers, they are here right now into this NAR India Leadership Conclave. So what is NAR India? NAR India, as we all know, is a confederation. It is an association of associations. There are 32 cities or 36 cities, 46 chapter associations. हर association के individual members होते हैं 30, 40, 50, 100. इस तरह से there are 30,000 individual members who being members of their association and their association being member of NAR India, they are members of NAR India. This session is going to introduce you to the current and future leadership of NAR India. आप जिस बस में ट्रैवल कर रहे हो, ये लोग उस बस के ड्राइवर्स हैं, आज के और आगे जाके. सो कितने अच्छे ड्राइवर्स हैं, वो किस तरह चलाएंगे, कहाँ ले जाएंगे बस को. That is the reason why this conclave is. That is the reason why this discussion is. When we talk about leadership, a small thing which I would like to mention is how important or what leadership delivers. It has been such a fantastic convention till now. So many programs, so many interesting sessions, super duper delivery like what we saw just now. And we all were having a full round of applause for Raghunath Medvi. Niranjan Hiranandani was there. He delivered something fantastic yesterday. Everybody is taking so much from this convention. NMAR and area team have really put in great efforts. But then let us have a round of applause for the leadership which delivered this convention. Vinod Bhai, Ram Prasad, Praveen, these people were the people behind. Please, Irshad, if you can join us. I was expecting you. So this is what leadership delivers. This is what you should expect from them. Can we have a chair for? So this is an introduction session for you to know the leaders of NAR India, to know their thought process, what do they think like, which direction they are moving forward, and what direction are they going to take this family forward. Let me throw back the first question to Irshad directly. Irshad Bhai runs a property consultancy firm, Property Matters in Bangalore. He is one of the senior most realtors in this hall. And I would say he is the fittest and the youngest person in this hall. Thank you. So Irshad Bhai, my question to you is, you've been associated with NAR India since its inception. This is the 10th year that we are getting into. You have been there right from day one. Can you please share with all of us, there will be many members over here, those who will be members of NAR India since last 2 years, 4 years, 5 years. Can you share with all of us the genesis of NAR India, how was it created, and what was the thought process of the then leadership? Thank you.
Actually, it's a very interesting question. And I think all NAR India members should know how this movement started. Luckily, today, at this dais, we have our founding father, Norm Phim. He is the one who approached with this proposal 10 years back, bringing this proposal to us. And we, Farooq and myself, we had a couple of meetings with him, along with Naresh Malkani, to understand how do we form a base for the realtors in India. It was decided that as Norm Phim was very well connected, who was the president of NAR Global, he said there will be a complete support, not only information, even give financial help if required for education. So this sounded very interesting, and we decided to move and see that if it could get registered. We had a challenge for the name where Farooq, used his influence and managed to get this NAR India registered. So this is how we got this platform. And the second challenge was, how do we get all association under the umbrella of NAR India? Now, we didn't have any associations in most of the cities, registered associations. So we had to create associations to bring in to NAR India. So NAR India is nothing but an association of associations. So we started forming the associations in different parts of India. And today, of course, it was announced that we have touched a figure of 46 associations under the umbrella of NAR India. So we are crossing more than 50,000 members, which is a great achievement. And I think where now we are focusing is education. Even when the movement started, the first thing what was stress point was to bring education to the members. So this we have been quite successful, and we want to take forward this further. Anything else? Thank you. Thank you, Rishad. For all those who want to know, NAR USA was established in 1908. It's headquartered in Chicago, and there are 1.2 million members as of now. Let me ask Norm, who was instrumental in getting NAR India started. If you can share something more about NAR USA and the journey till date, sir, please. The National Association of Realtors is a very large organization. It has 1,800 local boards. It has 50 state associations. And then, of course, the National Association, which has about 600 staff members working for the National. There is a very high concentration on the demands for leadership, because leadership in voluntary organizations have a tendency to turn over every year. And if you don't recruit the best leadership, if you don't train the best leadership, you don't provide the best leadership. We have, on an annual basis, every local board is asked to produce a leadership training program. That is anywhere from 2 days to a week. All the state associations have leadership training. That's another 2 to 3 days. And then at the national level, there's a week-long seminar in leadership for all of the national leadership to go through to understand all the responsibilities and what they're called upon to do. For you to provide leadership that will have long-term impact. And my general notion is if you have 45,000 or 4,500,000 members now, the size that you have, the basic fundamental demand is in the millions. And that means you'll have to start providing leadership training
to have quality people come and lead the local associations, lead through the regulatory process. You'll have to have good, strong state leadership. And then that should generate to wonderful national leadership. We are quite pleased with how it's worked in the United States, but it's both costly from a financial perspective and also for the time demands on the leadership that's already there. Thanks, Tom. What he mentioned was that NAR is not just an association of realtors, it is an organization which is into leadership development. And so should be the way further for NAR India too. So let me throw back a question to Tarun Bhatia. Tarun Bhatia, sitting third, is a fellow realtor who has been running his business by name of Shalu Agencies in Delhi NCR. He was head North Zone, and we all have seen him deliver one of the best conventions last year. Thanks, Tarun. My question to you, Tarun, is, can you please share what must have been NAR India's contribution to the entire real estate broking fraternity of this country? Not only just to its association members or to the members of its association, but to the entire real estate fraternity. Thank you, Abhijit. I feel over the years, NAR India has provided a great platform to all the professional realtors in India to come together to network, to do business, to train, to educate, to embrace best practices and technology, and to represent our interests and concerns with the developer lobby and with the government. This was proven yesterday when in the opening session, Mr. Jakshay Shah, the National President of CREDAI, in his address he mentioned that he'll form a special committee at CREDAI to engage more meaningfully with NAR India. So if NAR India is able to engage with the developer lobby, which has 15,000 members over across the length and breadth of the country, so all the realtors benefit with that. Going forward, I believe shortly we'll be also on the panel advising the government on RERA. So whatever concerns we have as realtors or whatever suggestions we have to maybe make the act a little more better for us or for the industry as such, maybe now our voice will be finally heard. Also, as mentioned by a lot of people earlier on this platform, we have recently taken over the India Institute of Real Estate, so which you also made a huge, beautiful blueprint, and now Vijay will be leading the, the initiative. So we are coming in a big way into educating the realtor. Today morning we launched our portal. So all our members and even realtors who want to become a member and they come on board, they have their own portal for listings and for CRM. So we are not dependent on the third parties for our data. So I feel NAR India has done a lot of things over the years. There are miles to go, but yes, we're on the right track. Thanks, Tarun. I'm just saying Sushil sitting here in the first row, and that reminds me of one more contribution of NAR India that has done to this real estate fraternity. Because of his success into leadership role of at NAR India, in fact, real estate brokers are being considered to be a stakeholder, and they are taken in case of RERA, right, Sushil? So that is also one of the contributions that NAR India has done to this broking fraternity. So I would like to congratulate Praveen on being the next president of NAR India. Thank you. But with power comes huge electricity bills. So there must be so much of expectations on your shoulders now, so much of expectations you'll have to carry. My question to you, Praveen, is what shall the member associations of NAR India and the individual members who are members of those associations, what shall they expect from this leadership team? The first and most important, this time all the members of NAR India and all the association
we will get the delivery from us. Our major focus will be on the education part, where each member of an association has to compulsory do the DMAT test. We are majorly focused on the technology part, branding part. Our Tarun has told, we have zonal heads, we have the committees, where this time we'll majorly focus on the delivery to all the members. Thanks, Praveen, for the short response. So let me ask one more question to my dear friend Bobby Dalmia. Bobby is a very popular amongst all the members who have been regularly attending the conventions. My friend Anup is running a real estate services firm by name of Bobby Associates, and he has been contributing a lot right from many years to NAR India. He has been made, no, he was East Zone President last year. 2 years. Consecutively for 2 years, and he's President of RECA at Calcutta. So Bobby, my question to you is, what inroads is NAR India making into the eastern part of this country? And how is it relevant beyond Calcutta? This question is very tricky. How is it relevant beyond Calcutta? Please. Good evening, ladies and gentlemen. Abhi has asked me a very good question. I would like to tell, RECA was the first to join NAR India from Eastern Zone. From last 10 years, RECA is associated with Eastern Zone. Then in our kitty, we have joined Bhubaneswar, Ranchi came, and Raipur from Chhattisgarh. It was a very difficult task when I joined as a head of East Zone. It was been selected by Mr. Vijay Sarthi, and again Sam sir has chosen me to do this job. So I went around plenty of cities. As you know, West has been developed in a very good way. Eastern India is not so developed according to the other parts of India. So I went all through Siliguri, I went to Guwahati. I would like to thank Mr. Mahesh Mittal, President of Guwahati, who gave me a chance. When I went there, within 3 to 4 hours, he arranged everything. We had a great time, and we built the association called Guwahati Realtors Association. And I would like to share with you, they are, in last 1 year, they have done so many programs, which we all feel proud to share with you in this platform. Then we have Siliguri. Siliguri has been looked after by Mr. Manoj Sharma, the president. Then we have Ranchi. Ranchi, we have Mr. Amit Jain and Mr. Pawan Jaiswal. They have hosted the second Governor General meeting of NAR India. Then we have a very good association from Chhattisgarh, which now a new zone has been developed. So Chhattisgarh is going to Central Zone, where Raipur is also doing very good. Then we had a very good program. Vinod sir was with me. Last month we went to Bhubaneswar. There we had a wonderful program. Now in our kitty we are with my new friend joining, my brother Mahesh Somani ji. We'll try to bring the best cities in Eastern India, starting from Patna, Raulkela, Bhubaneswar, Silchar, Dibrugarh, till Tripura in the Agartala. Thank you. Thanks, Bobby. इतने सारे states के नाम, इतने सारे cities के नाम. So my next question is going to be a fellow, he's a fellow from the same city, Calcutta, Mahesh. Mr. Mahesh Somani. See why I'm mentioning this introduction to all of you is because we want you to know these people. As Norm mentioned, this is a voluntary organization. People are here to serve you. It is a very difficult job for them. They are contributing, they are sharing their time and efforts for this leadership over here. It's in addition for them to run their own businesses. Mahesh Somani is a leading realtor from Calcutta. He has been extremely active on the RERA front for NAR India Association. And he is a big name in the residential real estate segment in Calcutta. Mahesh, my question to you will be, this is another one. What do you think, you being part of leadership team now, what do you think can be or shall be the biggest delivery of NAR India to its members, to its member associations as well as individual members? Good evening, ladies and gentlemen. Abhijit, most of the answers, I believe, Tarun has delivered actually. So as the speakers goes on, the answers will be very less, boss. But to add on to the Tarun words and other words,
Actually, an Air India delivery, this convention where we are sitting